नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, जो कि पीटी 365 का एक पोर्शन रहने वाला है और ये पार्ट 1 रहेगा, यानी पीटी 365 का पार्ट 1 रहेगा। और इसको हम इस वाले पार्ट 1 को हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कवर करेंगे। जो भी हमारी करंट अफेयर्स होगी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, वो हम कंप्लीट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक रहेगा संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान से संबंधित मुद्दे। और चौथा टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध। और पांचवा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका। और छठा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अधिनियम या विधेयक। इसके बाद में सातवां टॉपिक रहेगा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय, जो कि बॉडीज जो रहती हैं। और आठवां टॉपिक रहेगा गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू। ये हम इतनी चीजें 8 टॉपिक इस पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, और जैसे ही इसका अपडेटेड पार्ट या पार्ट 2 आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल में पार्ट 1 के जो पीटी 365 है, इसके 3 से 4 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है जिसमें पहले का पहला सब टॉपिक है एक साथ चुनाव। तो एक साथ चुनाव आखिर इसका मतलब क्या है और ये सुर्खियों में क्यों रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है इसको ये देखना कि आखिर ये सुर्खियों में रहा क्यों है। तो हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, जिस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद चलता है, उसी हिसाब से एक राष्ट्र एक चुनाव चलेगा। यानी एक राष्ट्र होगा, वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन। तो ये चीज चलेगी, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक, कितने नंबर का, 129वां, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है ये विधेयक है, ये बिल है, ये एक्ट नहीं है, ये बिल है। तो 2024 पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। अच्छा, इस विधेयक के जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या है। एक तो पहला प्रावधान है कि संविधान में अनुच्छेद 82 ए जोड़ा जाएगा। दूसरा प्रावधान है अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा। तीसरा प्रावधान है अनुच्छेद 172 में संशोधन किया जाएगा। चौथा प्रावधान है अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाएगा। तो ये इसके 4 प्रावधान हैं। चारों प्रावधान आप लोग डिटेल से पढ़िए। सबसे पहला प्रावधान है 82 ए में संशोधन। तो आखिर क्या है 82 ए। तो 82 ए संशोधन नहीं, सॉरी, ये 82 ए ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, नया जोड़ा जाएगा। और अगर बात कर ली जाए तो 82, तो 82 किससे संबंधित है, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि 82 जो आर्टिकल है 82, वो किससे संबंधित है। जो कल की क्लास ली थी मैंने, उसमें आर्टिकल के बारे में डिटेल से बताया था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 82 किससे संबंधित है। देखिए, 82 ए जोड़ा जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक साथ चुनाव। एक साथ चुनाव का मतलब क्या हो गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। मतलब जितने भी लोकसभा इलेक्शन होंगे और जितने भी राज्यों के लिए राज्य विधानसभा इलेक्शन होंगे, वो सभी क्या है, एक साथ ही चुनाव कराए जाएंगे, अलग अलग चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जैसे आपको हालिया में न्यूज देखने को मिला होगा कि दिल्ली में भी चुनाव हुए एक ही 2 दिन में, और इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हुए थे। और कभी कभी कई राज्यों में कभी चुनाव चल रहे हैं, किसी वर्ष चुनाव चल रहे हैं, और कोई राज्यों में किसी वर्ष चुनाव चल रहे हैं। लेकिन इस संशोधन के बाद में अगर ये संशोधन होता है, ये विधेयक अगर बिल बनता है, ये एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो एक साथ चुनाव किए जाएंगे। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा ये देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। विधानसभाओं का कार्यकाल है, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, तभी राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोनों लोग साथ में ही अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों में जो संबंध है वो स्थापित बना रहेगा, और एक साथ ही अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे और प्रारंभ करेंगे, दोनों चीजें रहेंगी।
अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा। अब अनुच्छेद 83 में क्या संशोधन किया जाएगा, इसमें जो असमाप्त अवधि है, अनएक्सपायर्ड पीरियड है जो या मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है इस संशोधन में, इस अनुच्छेद में, इसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि कहलाती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए 2020 में एक लोकसभा का चुनाव होता है और इसका जो कार्यकाल है वो 2025 में समाप्त होने वाला है, क्योंकि 2020 में अगर चुनाव होगा तो 2025 में कार्यकाल समाप्त होगा। अगर 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सपोज करते हैं कि 2024 में ये लोकसभा भंग हो जाती, किसी कारणवश भंग हो जाती है, अब ये टिक नहीं पा रही है, मतलब लोगों ने ऐसे प्रस्ताव डाल दिए कि ये लोकसभा भंग हो गई या फिर क्या हो गया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो लोकसभा यदि भंग हो जाती है 2024 में ही, तो 2024 से और 2025 के बीच में जो 1 साल का गैप रहेगा, उसी 1 साल को हम क्या कहते हैं, असमाप्त अवधि कहते हैं। इस 1 साल के कार्यकाल को क्या कहेंगे, असमाप्त अवधि कहेंगे। तो ये किसमें चर्चा की गई है, आर्टिकल 83 में ये बात कही गई है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अनुच्छेद 172 में संशोधन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 327 में संशोधन होगा, यह विधानमंडलों के आम चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं आखिर एक साथ चुनाव के बारे में, या आखिर ये है क्या एक साथ चुनाव। यानी एक साथ का मतलब क्या है कि लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, इन दोनों के चुनाव एक साथ होंगे, तो इसीलिए इसे एक साथ चुनाव कहा गया, या फिर हम कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्या कह सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक साथ चुनाव एक राष्ट्र चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ये चीज इसका आशय है। मतलब क्या है कि जितने भी वोटर्स हैं वो क्या करेंगे, एक ही दिन में सभी, एक ही दिन में सभी को वोट करेंगे, सभी को वोट करेंगे, चाहे वो लोकसभा के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, या फिर कोई मेंबर हो, वार्ड का मेंबर हो, या नगर पालिका से संबंधित या नगर पंचायत से संबंधित कोई भी मेंबर हो, तो उसके लिए एक ही साथ एक ही दिन में चुनाव होगा। भारत में वर्ष 1951-52, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुए थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, देखिए कि भारत में वर्ष 1951-52, 1957 और 1962 और 1967 में एक साथ ही चुनाव हुए थे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 51, 57, 62 और 67 में। याद रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। कैसा हो गया था, यह चक्र बाधित हो गया था, इसीलिए इसके बाद में अलग अलग चुनाव होने लगे। अब देखिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट से या आयोग कौन कौन से हैं, तो देखिए रिपोर्ट देखते हैं। भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में जो पब्लिश की गई थी, 170वीं रिपोर्ट, ये क्या है, एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर रही है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग है, जो कि 2002 में बनाया गया था, तो 2002 में ये भी क्या कर रहा है, सिफारिश कर रहा है एक साथ चुनाव के लिए।
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 में जो लाई गई थी, यह भी क्या कर रही है, यह भी सिफारिश कर रही है। 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर भी यही कहता है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो ये रहे एक साथ चुनाव से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और मुद्दे। इसके बाद में जो अगला सब टॉपिक है चुनाव से संबंधित, वो है राज्य चुनाव आयोग। अच्छा, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसके इलेक्शन कराता है? तो नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यह नगर पंचायत नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराता है, प्रधान के इलेक्शन कराता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी ये कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। मतलब क्या है, इन्होंने जो कैग हैं इनकी जो एक रिपोर्ट है कर्नाटक लेखक परीक्षा रिपोर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम याद कर लीजिए, कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसमें कहा, कैग ने कहा कि राज्य चुनाव आयोगों के कमजोर होने का, स्थानीय कमजोर होना, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन कमजोर है तो इसका मतलब जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उसके चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। उनके चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम राज्य चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय सुशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज आदि के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये पंचायती राज हो गया और शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका वगैरह, इन सबके चुनाव कराता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसकी सिफारिश गाडगिल समिति ने भी की थी। किसकी? राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश किसने की थी? गाडगिल समिति ने की थी। अच्छा, राज्य चुनाव आयोग क्यों गठन किया गया था उस समय? क्योंकि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही तो नगर पंचायत यानी PRIS यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज ये लाई गई थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन क्रमशः 73वें में पंचायती राज और 74वें में अर्बन लोकल बॉडीज लाई गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 और अनुच्छेद 243 जेड ए क्या कहता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदान सूची तैयार करना, सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अनुच्छेद 243 के क्लॉज 2 क्या कहता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ कमिश्नर की बात हो रही है कि सेवा शर्तें क्या क्या हैं और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये चीज किसमें बात की गई है? 243 के क्लॉज 2 में बात की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे केवल किसके? राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद में राज्य चुनाव आयोगों के कार्य आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए कार्य क्या क्या है। न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना, स्थानीय निकाय चुनाव को में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित करना, स्थानीय निकाय चुनाव में संबंधित विवादों और निर्णय लेने का अधिकार, इन विवादों में उम्मीदवार की अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। स्थानीय निकाय चुनावों में के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, यानी राज्यपाल को अगर सलाह देगी स्टेट इलेक्शन कमीशन तो वो किस मामलों में देगी? जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, सॉरी लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, उस मामले में सलाह देगी राज्यपाल को किस कैसे चुनावों को संचालन किया जाए। उससे संबंधित मामलों पर राज्यपाल को स्टेट इलेक्शन कमीशन सलाह देगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सलाह देगा।
इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आयोग जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने तो कई बार इस पर क्वेश्चन रखा है, परिसीमन आयोग के बारे में। देखिए क्या है परिसीमन आयोग, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग जो है वो सुर्खियों में क्यों रहा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आखिर आया क्यों है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं, किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले में 2024 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। ये बात निर्णय दी गई है। इतना खास जरूरी नहीं है क्योंकि परिसीमन आयोग के बारे में आप लोग जरूर जान लीजिएगा। तो परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ है। परिसीमन आयोग का गठन अब तक कितनी बार हुआ है, 4 बार गठन हुआ है। कब कब हुआ है, एक तो हुआ है 1952 में, दूसरा हुआ है 1963 में, और तीसरा हुआ है 1973 में, और चौथा हुआ है 2002 में। ये आप लोग याद रखिएगा कि परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ है। परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ है, तो बताइएगा सर 4 बार हुआ है। 4 बार कब कब हुआ है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन होता है। और यह एक कैसा है, यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग याद करिएगा, सांविधिक निकाय है और ये न्यूज में भी रहा है। और इस आयोग के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। कैसे करे, कानून के माध्यम से निर्धारित करे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी भी न्यायालय में, याद रखिए किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, परिसीमन आयोग के जो हैं फैसले हैं वो कैसे माने जाएंगे, फाइनल माना जाएगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा इनका। और इनके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। मतलब क्या है, अगर जो भी इनमें प्रतियां हैं, आदेश इन्होंने जो दिए, ऑर्डर दिए हैं, वो लोकसभा के सामने भी रखे जाएंगे, राज्य विधानसभा के सामने रखे जाएंगे, लेकिन रखे ही जाएंगे मात्र देखने के लिए। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अब परिसीमन आयोग की संरचना के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिसीमन आयोग की संरचना, अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के भी इसके फैसले को नहीं इनकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके फैसले को दोबारा नहीं उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सब समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है तो अन्य कोर्ट जो भी उससे निचली अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो इसमें कैसे उठाया जा सकता है, तो इसमें तो उठाया ही नहीं जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसके बाद में संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है। जब परिसीमन आयुक्त बैठाया जाता है, गठन किया जाता है, तो इतने लोग होते हैं, इतने सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में। तो ईवीएम के बारे में भी चर्चा हुई थी। इसके बाद में एक और आता है वीवीपैट। वीवीपैट क्या है आखिर, तो ये वोटर वेरीफाइबल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, सॉरी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये है वीवीपैट। सुर्खियों में क्यों रहा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य वाद 2024 का ये केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। 2024 का ये केस है, कौन सा केस है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके वर्सेस में ये केस रहा था, तो ये बहुत ही जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा 2024 में क्या हुआ था। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। अब लोकसभा के अगर इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद में ये चीज महत्वपूर्ण बन जाती है इस इलेक्शन के दौरान। कैसे महत्वपूर्ण बन जाती है? क्योंकि इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो या तो लोकसभा इलेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, या तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी मुद्दा रहा होगा तो मुद्दे से क्वेश्चन बनेंगे। यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अब देखिए, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या। ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और यह क्या है? यह एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। कैसा है? पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। डेवलपमेंट किसने किसने किया है? अगर बात की जाए कि ईवीएम का विकास किसके किसके द्वारा किया गया है, डेवलपमेंट यानी किसके द्वारा बनाया गया है, तो दो कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दो के द्वारा ये ईवीएम तैयार किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है। ये दोनों कंपनियां हैं। ये किसके तहत कार्य करती है? ये कार्य करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत जबकि ये कार्य करती है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत कार्य करती है। डिपार्टमेंट के तहत ये कार्य करता है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत कार्य करता है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। 2017 में गोवा इलेक्शन जो हुआ था, गोवा में इलेक्शन हुआ था, उसके दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। 2019 में लोकसभा चुनावों में वीवीपैट्स को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ईवीएम और वीवीपैट का विकास क्रम हम देख लेते हैं। 1982 में केरल विधानसभा उपचुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1982 में केरल में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें पहली बार उपयोग किया गया था। 1989 में ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है? पीआरए। पीआरए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, इसमें संशोधन करने के बाद में 1989 में जब संशोधन किया गया था, तब ईवीएम के उपयोग की अनुमति दी गई थी। 2004 में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया, और तब से सभी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। पहली बार 2004 में आम चुनाव में इसका उपयोग किया गया था। 2013 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग, बाद में वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया था। अब 2013 में स्टार्ट हुआ था वीवीपैट, और 2019 में एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। मतलब कितने? 5 ईवीएम का। जरूरी नहीं कि सभी का किया जाए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 5 ईवीएम का किया जाना है। ईवीएम में निम्नलिखित 3 यूनिट शामिल हैं। एक तो होती है बैलेटिंग यूनिट, दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये 3 यूनिट शामिल होती हैं। अब ये 3 यूनिट देखिए, बैलेटिंग यूनिट क्या काम करता है? इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। यह 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है, मास्टर यूनिट भी इसे कहा जाता है, और यह मतदान पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। यानी जो
मतदान अधिकारी होता है, इलेक्शन ऑफिसर होता है, ईओ होता है, उसके पास ये कंट्रोल यूनिट रहती है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यह ईवीएम की का ही एक घटक है और यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता को वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट किया है। जैसे कि ये क्या करता है, ये करता है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक व्यक्ति ले लेते हैं, ए व्यक्ति, और इसका एक चुनाव ले लेते हैं, चुनाव चिन्ह ले लेते हैं, इसका चुनाव चिन्ह लेते हैं सर्कल, ये चुनाव चिन्ह है। और एक व्यक्ति ले लेते हैं बी और इसका चुनाव चिन्ह ले लेते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप हैं एम व्यक्ति, मैन है, आपके यहाँ एक वोटर है, एम है या मैन है, आप वोट डालने गए और ईवीएम में ऐसे 16 लोग होंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 16 लोग होंगे। तो आपने क्या किया, आपको ए व्यक्ति पसंद आया तो आपने क्या कर दिया, ए पर वोट डाल दिया, ए वाली बटन को दबा दिया। तो ई जो बीवी पैट है, ये क्या करेगा, ये सत्यापित करेगा कि आपने जो ए पर ही वोट दिया तो उसी पर गया है या उस पर नहीं ना जाके दूसरे पे गया, तो ये चीज सत्यापित करेगा। तो ये इसीलिए बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या है, मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली को सटीकता सुनिश्चित करने, मतदाताओं का विश्वास बहाल करने में लाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट क्यों लाया गया था, याद रखिएगा। ये वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो ये क्रम है, ये जो क्रम दिया गया है, इसका आप लोग जरूर एक दो बार पढ़िएगा, यहां से फैक्ट जरूर बन सकते हैं, यहां से फैक्ट बनेंगे। इस वाले कंप्लीट क्रम को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ईवीएम वीवीपैट के लाभ क्या हैं। तो यह बैटरी पर चलता है और बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अवैध मत की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं होगी। यह प्रति मिनट 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता है, जिससे बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगता है। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है। मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबा दी गई तो उसके बाद में कोई मतदान नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग करने की संभावना नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सुर्खियों में क्यों रहा, जो एमसीसी है वो सुर्खियों में क्यों रहा है, आदर्श आचार संहिता, ये सुर्खियों में रहा है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश जारी किए थे। क्या किया था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने बोला था कि अगर आप अपने इलेक्शन का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करिए, एथिकल उपयोग करिए, ऐसा उपयोग मत करिए किसी दूसरे को उसका नुकसान हो, किसी की मानहानि का नुकसान हो, ऐसे उपयोग मत करिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के मिलने के बाद जारी किए गए थे। कब जारी किए गए थे, जब आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था और इसकी शिकायतें मिली थी, तब ये निर्देश जारी किए गए थे। अब हम बात करते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। तो आदर्श आचार संहिता आखिर है क्या, आदर्श आचार संहिता, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल राज्य विधानसभा चुनाव में की गई थी। प्रकृति क्या है इसकी, राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवार के आचरणों को नियंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है और इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव का संचालन करने, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान करता है। हालांकि संविधान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किन पर लागू होती है, तो यह सभी राजनीतिक दलों पर, उनके उम्मीदवारों पर, पोलिंग एजेंट्स पर, सत्तारूढ़ सरकार पर और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
अब इसमें प्रतिबंध की गतिविधियां क्या क्या रहती हैं, कि अगर ये लागू होने के बाद में जो प्रतिबंध गतिविधियां हैं वो क्या क्या रहती हैं। ऐसी कोई नीति या परियोजना या योजना घोषित नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हो। ऐसी कोई भी नीति मतलब ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं ला जा सकती है जिससे कि जो मतदान हो रहा है उसको कोई ना कोई प्रभाव पड़े। सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाती है। मतलब सरकार का जो रुपए है, जो टैक्स से रुपए इकट्ठा किया गया है, सरकारी जो गवर्नमेंट मनी है, उसका उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी तदर्थ नियुक्ति पर रोक लगाती है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगाती है। चुनाव प्रचार के लिए परिवहन मशीनरी जैसे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाती है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि के अनुसार कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो ये आखिर ये सभी को लगभग लगभग पता होती हैं, ये बताने की इतनी जरूरी नहीं। एमसीसी लागू रहने की अवधि क्या क्या है। तो देखिए यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए परिणाम घोषित करने की तिथि तक लागू रहती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरवंश सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य बात 1997 में सही ठहराया था। उल्लंघन के परिणाम क्या है, कि इस संहिता का कोई कानूनी अधिकार आधार नहीं है, साथ ही इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों को भी कमी है। इससे एमसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है। हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए आरपीए 1951 जैसे कानूनों में दिए गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में लोकसभा इलेक्शन के बारे में देखिए, लोकसभा इलेक्शन आखिर सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बारे में चुनाव प्रणाली, लोकसभा की अवधि, तो संवैधानिक प्रावधान, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। लोकसभा के बारे में लगभग लगभग आपको सभी चीजें पता होंगी। चुनाव प्रणाली क्या रही है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और इतना सिंपल क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया नहीं ऐसे क्वेश्चन मतलब फैक्चुअली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे यूपीएससी में। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फैक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आप लोग अलग से नोट्स बनाइएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, इसलिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा की अवधि के बारे में लोकसभा की अवधि के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि सभी को जो आपने बेसिक पढ़ा होगा उसमें आपने सभी को देखा होगा कि क्या क्या लोकसभा के बारे में है, वो सारी चीजें देख ली होंगी। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 में शामिल अनुच्छेद 324 से 329 तक लोकसभा चुनाव के प्रावधानों से संबंधित है। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में देखते हैं। तो जिसमें पहली सुर्खी है अनुच्छेद 329 बी। 329 बी ये आखिर क्यों रही है सुर्खियों में, तो इस निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 329 बी का उपयोग किया और आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया था। तो किस अनुच्छेद का सहारा लिया था, 329 बी का सहारा लिया था। किसमें, आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए अनुच्छेद 329 बी का सहारा लिया था। अनुच्छेद 329 बी के अनुसार संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष या उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उसके अधीन निर्धारित किया गया हो। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका के दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये चीजें याद रखिएगा। हालांकि सभी को पता होगा, नॉर्मल पता है कि जब तक चुनाव याचिका नहीं दायर की जाती है तब तक किसी भी उसकी चुनाव की वैधता या उसकी चुनौती पर सवाल कोई नहीं उठा सकता है। सबसे पहले चुनाव याचिका दायर करनी होगी। धारा 80 में जो आरपीए है उसमें उसकी धारा 80 में ये बात कही गई है।
अब बात करते हैं चुनाव में नामांकन की। तो हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था। जो अपोजिशन पार्टी का जो एक कैंडिडेट था, उसका जो नामांकन है, यानी नॉमिनेशन है, चुनाव का नामांकन है, वो खारिज कर दिया था। किसने? रिटर्निंग अधिकारी ने। जो चुनाव के लिए वहां पर रिटर्निंग अधिकारी होगा उस जगह का, उस क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का, उसने उसका जो अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट है उसका क्या हो गया, उसको जो नामांकन है वो खारिज कर दिया, नामांकन पत्र। इसीलिए जो उस जगह पर एक और दूसरा कैंडिडेट खड़ा था वो निर्विरोध चुन लिया गया, वहां पर निर्विरोध चुन लिया गया। अब चुनाव के नामांकन के बारे में, अब चुनाव के नामांकन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आरपीए एक्ट 1951 की धारा 33 में कहा गया है कि वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित कर दिया गया है, किया गया है। किसमें? आरपीए एक्ट, आरपीए जो 1951 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसकी धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से उम्मीदवार का एक प्रस्तावक यानी प्रपोजर होना चाहिए। निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए उम्मीदवारों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए आदि। ये सभी क्या है? ये परिभाषित है, मतलब जो शर्तें हैं वो चीजें, शर्तें दी गई हैं, तीन चार शर्तें हैं वो दी गई हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की धारा 33 में नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने में संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में आरपीए 1951 की धारा 36 क्या कहती है? इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है, और इसमें इसमें क्या है? किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार देता है। इसके बाद में रीपोलिंग, पुनर्मतदान। आखिर पुनर्मतदान क्या है? तो पुनर्मतदान देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया, मतलब रीपोलिंग कराया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान, वे परिस्थितियां जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है। तो पहली परिस्थिति प्राकृतिक आपदा, हिंसा आदि। दूसरी परिस्थिति है वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण। तीसरी परिस्थिति है बूथ कैप्चरिंग के कारण या चुनाव रद्द किया जाना। चौथी परिस्थिति है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण आदि के कारण ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में साइलेंस पीरियड। आखिर साइलेंस पीरियड क्या है? लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण मतदान दिवस के 48 घंटे से पहले साइलेंस पीरियड लागू किया जाता है। मतलब इस साइलेंस पीरियड में आप कई लोग मिलकर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट कोई भी किसी प्रकार की मीटिंग नहीं कर सकता है या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता है। साइलेंस पीरियड वास्तव में मतदान के दिन से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है, और 48 घंटे पहले से ये शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद तक खत्म होता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज आती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। धारा 126(1), धारा 126(a) और धारा 126(1)(b), ये तीनों चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आखिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है धारा 126(1)(b). 126(a) क्या कहता है? एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम जैसे संगीत कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। और तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, ये बहुत ही देखने को मिलता है कि वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब क्या है कि एक उम्मीदवार है, जो एक कैंडिडेट है, वन कैंडिडेट है, वो कई जगह की निर्वाचन क्षेत्र पर खड़ा हो जाता है, बहुत जगह पर खड़ा हो जाता है, मतलब 2-3 जगह पर खड़ा हो जाता है। संविधान ने संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीकों को विनियमित करने का अधिकार दिया है, इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए हैं। ऐसा किसमें कहा गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये बात कही गई कि एक कैंडिडेट
कई जगह पर मतलब दो जगह से कम से कम दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि जो आरपीए है 1951 की उपधारा 33(7) में ये बात कहेगी कि दो सीटों से चुनाव लड़ने की अधिकतम दो सीट सॉरी मैंने मिनिमम बोला था, अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। अधिकतम कितनी? दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं होम वोटिंग की। होम वोटिंग क्या होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आयोग का यह कदम उसके आदर्श बाग कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे के अनुरूप है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे इसके अनुरूप ये क्या है? होम वोटिंग स्टार्ट की है। 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। होम वोटिंग सुविधा के बारे में जान लेते हैं। तो इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। मतलब जो बहुत ज्यादा है कि 85 या 90 वर्ष से आयु से अधिक है, जो बूढ़ा हो चुका नहीं जा सकता है, या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, कि 40% से ज्यादा जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनके घर जाकर उनसे वोट कराया जाएगा। और किसकी किसकी देख में? सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में और मतदान कर्मचारी जो मतदान करा रहे कर्मचारी, उनकी देखरेख में वोटिंग कराई जाएगी। अब इसके लाभार्थी कौन है? जो बताया मैंने 40% से अधिक जिसकी दिव्यांगता है, या 85 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है। मतदान को समावेशी बनाने के लिए एक निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या क्या हो सकते हैं? आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले सभी कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म एम को बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। ये इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इस पर नजर डाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको देखिए, डाक मतपत्र। यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान करने के पात्र हैं: विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी और तैनात मतदाता, और मतदाताओं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है। ऐसे मतदाता क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कर सकते हैं। कैसे? डाक मतलब क्या है? पोस्टल जो वोटिंग द्वारा कर सकते हैं, पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग किसे कहते हैं? इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। किसके द्वारा? केवल जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ही यह प्रॉक्सी वोटिंग उपलब्ध है। सर्विस वोटर्स यानी सेवा मतदाताओं में शामिल कौन कौन से हैं? सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल होते हैं। किसी भी राज्य की पुलिस ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा हो, वो शामिल हो सकता है। वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत है। उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है। तो ये सभी क्या है? सर्विस वोटर्स हैं, जो प्रॉक्सी वोटिंग किसका फायदा ले सकते हैं? प्रॉक्सी वोटिंग का फायदा ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चारों तथ्यों को आप लोगों को पढ़ना होगा, याद करना होगा। इसके बाद में हम फॉर्म 17C के बारे में जान लेते हैं। आखिर फॉर्म 17C है क्या? निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन सम नियम फॉर्म 17C के डाटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए, आयोग ने स्वीप के में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का एक फैसला दिया है। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को भी संवेदनशील बनाया। आखिर ये स्वीप क्या है? तो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये स्वीप है, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। हम बात कर रहे थे फॉर्म 17C के बारे में। तो फॉर्म 17C के बारे में मैंने पढ़ लिया कि आखिर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डाटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देती है। मतलब केवल मतदान अधिकारियों को ही ये फॉर्म 17C दिया जाएगा। फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत निर्देशों के साथ संबंध है। इसका प्रथम भाग निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कौन कौन सी जानकारी देता है? एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी, मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी, ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने
की अनुमति नहीं दी जा गई है। और इसके दूसरे भाग में निम्नलिखित के बारे में कहा गया है, प्रत्याशी का नाम तथा प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत। तो ये दोनों चीजें दी गई हैं। तो फॉर्म 17C इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में ब्रेल साइनेज। ब्रेल साइनेज क्या होता है? तो पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग है, इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। यह कदम दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मताधिकार का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि यदि ऐसे मतदाता चाहें तो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के 49N में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में जो हम दूसरा टॉपिक है, इसको हम चर्चा करते हैं, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के बाद में हम अगले लेक्चर में तीसरे टॉपिक और चौथे टॉपिक को कवर करेंगे। दो दो या तीन तीन टॉपिक जो छोटे टॉपिक होंगे उस दिन तीन टॉपिक कवर कर लेंगे, और ऐसे 4 लेक्चर में हम कंप्लीट पीटी 365 जो राज्य व्यवस्था है पार्ट 1 इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक का पहला सब टॉपिक, आंतरिक आपातकाल यानी इंटरनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर इंटरनल इमरजेंसी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना होगा आखिर ये सुर्खियों में रहा क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सुर्खियों में रहा क्यों है, फिर इसके बारे में बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? आंतरिक आपातकाल की। लेकिन 1978 में, सॉरी 76 में नहीं, 1978 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है एक, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आंतरिक आपातकाल को चेंज कर दिया गया था। यानी जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, इंटरनल इमरजेंसी है, इंटरनल डिस्टरबेंस के तहत जो इमरजेंसी लगेगी, जो इंटरनल डिस्टरबेंस के तहत इमरजेंसी लगेगी, उसको क्या कर दिया गया था, अब इसको बदल दिया गया था, और इंटरनल डिस्टरबेंस अब बन गया है आर्म्ड रिबेलियन। क्या बन गया है इस समय? आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन बन गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा जो कि महत्वपूर्ण है। अब के समय में ये क्या है? आर्म्ड रिबेलियन है, यानी सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह, ये चीज याद रखिएगा। तो 25 जून 1975 को लगा था क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। किसके तहत लगा था? आंतरिक अव्यवस्था के कारण लगा था, आंतरिक आपातकाल जिसे कहा जाता है। तो ये इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कब हुए हैं? 2024 में, इसीलिए इसके बारे में चर्चा की गई। देखिए, बहुत सी न्यूज ऐसी ही मिलेंगी आपको, और मोस्टली अगर बात कर लें जो पॉलिसीज होंगी, जो स्कीम होंगी, उसमें आपको ज्यादातर ऐसी ही न्यूज देखने को मिलेंगी जिसमें किसी ना किसी ने एक स्कीम में 10 वर्ष पूरे किए होंगे या 5 वर्ष पूरे किए होंगे, या उसका बजट ऐसे किया गया, मतलब स्कीम पुरानी होगी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नया किया गया होगा, ऐड किया गया, या फिर उसकी कोई ना कोई वर्षगांठ बनाई गई होगी। तो ऐसी चीजें हमें अक्सर कर करंट अफेयर्स में, पॉलिटी की करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपातकाल है क्या, इमरजेंसी है क्या। तो इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की देखने को मिलेगी? 3 प्रकार की इमरजेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, 3 प्रकार की इमरजेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर देख लेते हैं इमरजेंसी, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपातकाल के बारे में बात कर रहे हैं। आपातकाल, आपातकाल। तो आपातकाल भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपातकाल लिया कहां से गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। और अनुच्छेद जो आपातकाल है वो कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। दूसरा होता है राज्यीय आपातकाल,
राज्यीय आपातकाल। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। यानी अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। इसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम राज्यीय आपातकाल की बात करें तो इसे हम प्रेसिडेंट रूल से भी जानते हैं। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा 356 में है और इसकी चर्चा 360 में है। इसकी चर्चा किसमें है? 352 में, 356 में, 360 में है। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि बेसिक जानकारी है, जो हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी लगती है उसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, यानी मौलिक अधिकार हैं वो हटा दिए जाते हैं। और ये कहाँ से लिए गए? जर्मनी के ये ज्यादातर चीजें बता चुके हैं। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं सुरक्षिता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के प्रकार जिसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण जिसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह जिसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। ये 3 प्रकार से लगता है। हालांकि इसमें 2 प्रकार दिए गए, यही 2 प्रकार हैं, इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये 2 अलग अलग प्रकार हैं। तो दोनों प्रकार से ये 2 और ये तीसरा ये 2 ये हो जाएंगे और तीसरा ये हो जाएंगे। 3 प्रकार से लगता है, मतलब 3 बार आपातकाल लगा, तीनों बार अलग अलग से लगा है। एक बार आपातकाल लगा था युद्ध से, एक बार लगा था बाह्य आक्रमण से, एक बार लगा था आंतरिक आपातकाल, जिसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया क्या है, जो कि हम पहले ही जो पॉलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपातकाल कैसे लगता है और इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसका निरसन कैसे किया जा सकता है, यानी रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं, नॉर्मल से देख लेते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अवधि क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने के 6 महीने तक लागू रह सकता है और दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए तैयार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। सेम प्रक्रिया, यानी जब सबसे पहले अगर जारी किया जाएगा तो 6 मंथ के लिए होगा, 6 मंथ के लिए। फिर इसके बाद में दोनों सदन द्वारा पारित एक संकल्प होगा, उसके बाद में 6 मंथ के लिए और बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही करके इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही जरूरी है, ये चीज याद रख लीजिए। तो आपातकाल का निरसन कैसे होता है? राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन क्या क्या है? एक तो लिखित अनुमोदन देना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था 1978 से पहले, जैसे कि जब 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल लगा था तब उसमें ये कहा गया था कि मतलब परिस्थिति कुछ नहीं बन रही थी, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, ओरली बोल दिया इंदिरा गांधी जी ने, तो और इसके बाद में आपातकाल लगा दिया। लेकिन इसके बाद में 1978 के बाद में क्या कर दिया गया? लिखित अनुमोदन की बात कर दी गई। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही की जा सकती है। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यानी अनुच्छेद 20 और प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल
अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया था और 275 ए को हटाना ये भी कार्य किया गया था। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के किसी भी राज्य के कानून और उस व्यवस्था को किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये चीज भी क्या हटा दी गई थी। न्यायिक समीक्षा ला दिया गया था, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, इसको लाया गया था। मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति होंगे उनके जो चुनाव होंगे, उनके चुनाव में उत्पन्न जो भी विवाद होंगे या कोई भी समस्या होगी उसकी जांच केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाएगी और उसका जो फैसला है वो भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसे क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ये अनुसूची ऐड की गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में ये है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ये दल विरोधी कानून है क्या, देखिए 2023 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन बना था। अब 2024 में अगर ये आया तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो दल विरोधी कानून है क्या, दल विरोधी कानून उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इस समय भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कोई भी मंत्री, यानी यहाँ पर इलेक्शन हुआ और बीजेपी जीत गई और बीजेपी का कोई भी मंत्री यहाँ पर अपनी राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित हो गया और निर्वाचित होने के बाद अपने मन से ही इस दल को यानी बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में यानी कांग्रेस में चला जाता है, तो उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी सदस्यता तो छीनी जाएगी, साथ साथ में उसे अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। सदन का, यहाँ पर ना कि लोकसभा ना कि राज्यसभा की बात कर, बल्कि सदन का बात कर रहा है। मतलब क्या है, जिसके प्रति एंटी डिफेक्शन लॉ, मान लो कि लोकसभा के मेंबर के प्रति एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा तो लोकसभा स्पीकर इसमें करेगा। इसमें कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर इसका पीठासीन अधिकारी होता है, तो लोकसभा स्पीकर इस पर निर्णय देगा। और मान लो राज्यसभा पर लगाया जाएगा तो कौन देगा, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट क्यों देगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वाइस से प्रेसिडेंट इस पर निर्णय देगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बारे में भी आप लोग, अयोग्यता के आधार पर, निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो, या फिर अपने राजनीतिक दल द्वारा किसी निर्देश के विपरीत दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है, या मतदान में अनुपस्थित रहता है, या इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है और पता भी होगा, लगभग लगभग सभी को पता होगा। 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं, कि हो तो होलहोन बनाम जाचिल 1992। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। कीसम मेघचंद्र सिंह वाद 2020। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके बाद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा था, इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर भी देख लेते हैं। भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने पर मत प्रकट किया है। होता क्या है, भौगोलिक इकाई मापदंड में देख लेते हैं। भौगोलिक इकाई, साधारण बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या क्या है। तो देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाई में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। यानी आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। मतलब पूरे देश को ही क्या है, निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसीलिए पूरे देश के जितने भी लोकसभा मेंबर होते हैं वो सभी इसमें क्या करते हैं, वोट करते हैं। एमपी होते हैं वो सभी वोट करते हैं। और साथ ही साथ में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर कौन से छोड़कर, कौन से मेंबर जो मनोनीत किए जाते हैं उनको छोड़कर जो होते हैं मेंबर, वो वोट करते हैं इसमें। इसके बाद में सभी राज्य विधानसभाओं के मेंबर वोट करते हैं। राज्य विधानसभा ना कि विधान परिषद, 6 राज्यों में विधान परिषद, उसके मेंबर वोट नहीं करेंगे यहाँ पर। और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के मेंबर भी इसमें वोट करते हैं। किसमें, ये जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। हालांकि ये टॉपिक वो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी प्रणाली के तहत होता है। इसीलिए इसमें सभी पूरे देश के लोग, यहाँ पर एक तरीके से पूरे देश के लोग, इनडायरेक्टली पूरे देश के लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो ये एमपी वगैरह है वो तो लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं, लेकिन एमपी ही राष्ट्रपति को चुनेगा, तो इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोला जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जबकि साधारण बहुमत प्रणाली में एक छोटा सा क्षेत्र या छोटा जिला ही निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनता है। प्रतिनिधित्व क्या होता है इसमें, प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो एक प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक प्रतिनिधित्व चुने जा सकते हैं। मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है, मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है, किसी भी दल को वोट दे सकता है। किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना अधिक सीटें मिल सकती हैं, और जीतने वाला उम्मीदवार जरूरी नहीं कि बहुमत 50% प्लस 1 से में वोट मिले। प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका विधायिका में सीटें मिलती हैं। तो ये सब चीजें, हालांकि ये चीज आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत, लोकसभा और राज्य विधानसभा जो भारत में है वो ये इसका एग्जाम्पल है साधारण बहुमत। इजराइल, नीदरलैंड आदि ये सभी कहां पर, इस यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार में देखते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रयोग किया जाता है। इसका उम्मीदवार वरीयता क्रम में स्थान या रैंक देता है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें रैंक दी जाती है। जैसे मान लो 3-4 लोग खड़े हैं, ए बी सी, तो इनको स्थान क्रम में दिया जाता है कि जैसे हम ए को बी को 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, और सी को 2 नंबर पर, ए को 3 नंबर पर रखना चाहते हैं, तो ऐसे स्थान दे दिया जाता है कि इसको 1 नंबर पर, इसको 3 नंबर पर, और इसको 2 नंबर पर रखना चाहते हैं। ऐसे स्थान दे दिया जाता है। इस तरीके से स्थान दे दिया जाता है, तो इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली को अगर लिखित या निर्वाचनों के लिए अपनाया गया है। राज्यसभा में एवं राज्य विधान परिषद के एवं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद इसके लिए किया जाता है, इसमें ऐसे चुनाव किए जाते हैं। इसके बाद में पार्लियामेंट्री कमेटीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट से ही आते हैं। अगर पॉलिटी में कोई ऐसा सेक्शन बता दिया जाए कि सर ऐसा सेक्शन बता दीजिए जहां पर यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, तो सबसे ज्यादा अगर पिछले लास्ट 10 सालों का अगर डाटा उठा के देखा जाए, सॉरी 10 नहीं 5 सालों का, 5 से 6 सालों का डाटा, नहीं 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 10 ही सालों का है। 10 सालों का अगर डाटा उठा के देखा जाए, लगभग 40 प्रश्न पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट्री कमेटी से पूछे गए हैं। संसदीय समितियों से क्वेश्चन पूछे गए 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन, मतलब लगभग 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं यहाँ से, 4 क्वेश्चन। और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सुर्खियों में क्यों रहा है, तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। किसके पुनर्गठन के लिए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के लिए इसका पुनर्गठन किया जाए, तो ऐसा प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए संसदीय समितियों के बारे में जान लेते हैं।
जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं, अध्यक्ष द्वारा नामित होती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं। तो ऐसी समितियों को संसदीय समिति कहते हैं। ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और इन समितियों के लिए सचिवालयी सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में क्या लिखा है? सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 कहता है संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसदीय समितियों के प्रकार तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो तदर्थ समितियां होती हैं, एक स्थायी समितियां होती हैं। तदर्थ समितियां वे समितियां होती हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। मतलब कोई ऐसा उद्देश्य आ रहा है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि जो स्थायी समितियां उनको बुलाया जाए, मतलब कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए तदर्थ समितियां बना दी जाए और वो उद्देश्य खत्म हो जाए और समितियां भी खत्म हो जाए। जब ये समितियां सौंपे गए कार्य पूरा कर लेती हैं तो ये विघटित हो जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जैसे रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिषद में खाद्य प्रबंधन एवं संयुक्त समिति आदि ऐसी समितियां हैं, ये तदर्थ समितियां हैं। स्थायी समितियां वे समितियां होती हैं जिन्हें नियमित समितियां होती हैं और समय समय पर इनका गठन किया जाता है। जैसे वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित समितियां और अधीनस्थ विधान समिति, ये समितियां कैसी हैं? स्थायी समितियां हैं। अब सुर्खियों में रही कुछ समितियां हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। और पहली बार इसका जो गठन है वो 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। कार्य इसका क्या होता है? भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 किससे होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। पहली बार इसका गठन होता है 1950 में इसका गठन होता है और इसका कार्य है दक्षता लाने में, प्रशासन में दक्षता लाने में और वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना। और यह समिति क्या जांच करती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति, पीसीओएल, संसदीय राजभाषा समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में अगर जान लें तो इसका फिर से एक अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के द्वारा इनकी सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति में फिर से एक अध्यक्ष चुना गया है। गठन इसका होता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में इसका गठन किया गया था और सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया था। 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर सदस्यता की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, तो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में इसमें 10 सदस्य होते हैं और 10 के 10 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं और यह राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। और वहीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? अगर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बात की जाए तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा स्पीकर इनको नामित करता है। कौन? लोकसभा स्पीकर इनको नामित करता है 15 सदस्यों को। मतलब राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। कैबिनेट समितियों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल समितियों के बारे में ये संविधानांतर मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकृति की होती हैं, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये समितियां भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों के लिए मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती है। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्त समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों की सदस्यता में से रोका नहीं गया है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं संसद का सचिवालय। सुर्खियों में क्यों रहा?
संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं परंपराओं की विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 98 आप लोग देख लीजिएगा, अनुच्छेद 187 देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको देखिएगा। सचिवालय के कार्य क्या क्या होते हैं? संसद के सदनों के प्रभावी काम काज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालयी सेवाओं का प्रदान करना, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित करना, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना, सदनों की प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, ये सचिवालय के कार्य होते हैं। सचिवालय के कार्य मतलब संसद के जो सचिवालय होते हैं उसके कार्य होते हैं। अब अनुच्छेद 98 देखिए क्या कहता है, संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। मतलब जितने भी संसद है संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए अपना अपना एक सचिवालयी स्टाफ होगा जो क्या करेगा, कर्मचारियों की जैसे कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तों विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। जो सचिवालय है, वो सचिवालय स्टाफ वो क्या करेगा, ये सब कार्य करेगा जिनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 187 क्या कहता है कि अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। मतलब सेम 98 के तरह ही 187 में बात कही गई है। हालांकि 98 केंद्र सरकार के लिए है और 187 किसके लिए, राज्य सरकार के लिए। अगर हम 98 में 89 ऐड करते हैं तो 187 आता है। तो ऐसे बहुत से हैं जिसमें 101 और 89 और 91 ऐड करने पर हम केंद्र सरकार से सीधे राज्य सरकार पर जंप कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है अनुच्छेद को याद करने की। अब देखिए हम कुछ संरचना के बारे में जान लेते हैं, जैसे लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, लोकसभा महासचिव। भर्ती और सेवा की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1955 द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श प्रख्यापित किया था। राज्यसभा सचिवालय का जो राज्यसभा सभापति होता है वो राज्यसभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है और ये राज्यसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1957 के तहत शासित होती हैं। याद रखिएगा 1955 के लिए लोकसभा हो जाएगा, 1957 2 साल बाद राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा सभापति के परामर्श से प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी हैं, कैबिनेट सचिव। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की मंजूरी दी है जिसका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों का होगा। मतलब 30 अगस्त 2026 तक होगा, 2026 तक होगा। कैबिनेट सचिव के बारे में, इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति की समिति द्वारा वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर की जाती है। वह भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961, भारत सरकार कार्य का संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड सीएसबी का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, उसे केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। अनुच्छेद 86(1) के तहत संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर कब कब हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। मूल संविधान में अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया था। कब किया गया था, इस प्रावधान में संशोधन किया गया था। संसद सदस्यों की शपथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो 18वीं लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचित सदस्यों को ही शपथ दिलाई गई थी। तो ये चीज याद रखिए। शपथ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है।
शपथ के प्रारूप को संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं और राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और यह प्रोटेम स्पीकर सभी अन्य जो सॉरी सभी अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति इतने 543 या 545 जितने भी मेंबर बनते हैं उतने को शपथ तो नहीं दिला सकता ना खड़े होकर। तो क्या है, एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर इन सभी को शपथ दिलाता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक, तीसरे टॉपिक को रुक करेंगे जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी लोग वहां से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो संविधान से संबंधित मुद्दे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें हम 4 लेक्चर में कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे, इसके बाद में हम इकोनॉमी की ओर रुख करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को निरंतर करते